नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम पोषण योजना, सेहत पर सरकार की नजर, बच्चों के पोषण के लिए लॉन्च की नई स्कीम। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। आज की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर ने मीडिया को जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री पोषण स्कीम को शुरू करने का फैसला किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी। इसमें कई अहम पहलुओं पर चर्चा की गई थी। वहीं आज की बैठक में कई प्रस्ताव पास कर दिए गए। अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज कैबिनेट ने पीएम पोषण स्कीम को शुरू करने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त में दिन का खाना मिलेगा। इस स्कीम को 5 सालों के लिए चलाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह स्कीम वर्तमान में जारी मिड डे मील की जगह पर आएगी। इस स्कीम को केंद्र सरकार राज्य सरकारों की मदद से चलाएगा, लेकिन मुख्य रूप से सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, घर खाली करने दिल्ली आए अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से की 45 मिनट तक मुलाकात। अब G23 के नेताओं से भी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, पंजाब में जारी सियासी संग्राम के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार शाम को बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट बैठक चली। हालांकि कल ही कैप्टन ने कहा था कि वह किसी राजनेता से नहीं मिलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह कल ही दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि कल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया था कि उनका कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। फिलहाल आज वह अमित शाह से मिलने उनके आवास गए। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात का एजेंडा फिलहाल साफ नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में आया रहा है जब कयास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन अब G23 के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस कार्य समिति CWC की आपात बैठक बुलाने की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की आंतरिक कलह अब खुलकर सामने आ गई है। कपिल सिब्बल के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। सूत्रों के मुताबिक गुलाम नबी आजाद ने अपने पत्र में सोनिया गांधी से तत्काल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाने को कहा है। गुलाम नबी आजाद से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने जल्द से जल्द कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक बुलाने की मांग की थी। बुधवार को G20 नेताओं की ओर से जारी कॉन्फ्रेंस करते हुए कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया था कि पार्टी में अध्यक्ष भी नहीं है। जब अध्यक्ष ही नहीं है तो फैसले कौन ले रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के कांग्रेस छोड़ने पर खुद से सवाल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद पार्टी छोड़कर चले गए। लोगों का पार्टी से जाना बंद नहीं हुआ तो पार्टी को भारी नुकसान होगा। मैं पार्टी का नुकसान होते नहीं देख सकता। मैं पार्टी के साथ हूं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को दी गई मनाने की जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने पंजाब के पार्टी नेताओं में चल रही कलह को थामने की कोशिश तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा न स्वीकार करने का फैसला किया। वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में विवादों को शांत करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाने का जिम्मा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सौंपा गया है। इस घटनाक्रम पर अब तक सिद्धू का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। पंजाब में पार्टी नेताओं के बीच चल रहे विवाद के बीच नाराज कहे जाने वाले पार्टी के G23 के नेता भी सक्रिय हो गए हैं। पार्टी के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए तुरंत पार्टी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं को मिल बैठकर इस मुद्दे पर सकारात्मक ढंग से हल निकालना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विदेश जाने के लिए अभी आपको और करना होगा इंतजार। शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगी रोक फिर बढ़ी। जी हां दोस्तों, नागर विमानन महानिदेशालय ने कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। DGCA ने मंगलवार को कहा कि हालांकि चुनिंदा मार्गों पर मामला दर मामला आधार पर सक्षम प्राधिकरण की अनुमति से अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों की अनुमति दी जा सकती
सकती है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से 23 मार्च 2020 से अनुसूचित व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन मई 2020 से वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन हो रहा है। इसके अलावा चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत जुलाई 2020 से उड़ानों का परिचालन हो रहा है। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित करीब 28 देशों के साथ एयर बबल करार किया है। एयर बबल करार के तहत दो देशों के बीच उनकी एयरलाइंस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन किया जा सकता है। डीजीसीए के सर्कुलर में कहा गया है कि इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो उड़ानों का परिचालन प्रभावित नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान ने भारत सरकार से लगाई गुहार, चिट्ठी लिखकर की यह मांग। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत से कमर्शियल फ्लाइटें फिर से शुरू करने की मांग की है। इस्लामिक अमीरात ने डीजीसीए को पत्र लिखकर काबुल के लिए कमर्शियल फ्लाइट्स फिर से शुरू करने की मांग की है। भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस पत्र की समीक्षा कर रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने 15 अगस्त के बाद काबुल के लिए सभी कमर्शियल फ्लाइटों का संचालन बंद कर दिया था। वहां से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए बचाव मिशन के तहत सिर्फ कुछ विशेष विमानों को ही काबुल एयरपोर्ट जाने की इजाजत मिली थी। इधर दोस्तों केंद्रीय डीजीसीए ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। बुधवार को जारी एक नोटिफिकेशन में डीजीसीए ने कहा कि यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और विशेष रूप से नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार ने बनाया प्लान, 59 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, 5 साल में खर्च होंगे 4400 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन में 4400 करोड़ रुपए की पूंजी डालने और आईपीओ के जरिए इसे शेयर बाजार में लिस्टेड कराने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार 2021-22 से 5 साल में ईसीजीसी में 4400 करोड़ रुपए पूंजी डालेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 500 करोड़ रुपए तत्काल डाले जाएंगे और कंपनी अगले साल लिस्टेड हो सकती है। मंत्री ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में 21 सितंबर 2021 तक निर्यात 185 अरब डॉलर था। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का गठन कॉर्पोरेशन और राजनीतिक कारणों से विदेशी खरीदारों की ओर से भुगतान नहीं होने की स्थिति में निर्यातकों को कर्ज बीमा सेवाएं प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगाई का एक और तगड़ा झटका, अब सीएनजी पीएनजी की आई बारी, जानिए कितनी बढ़ेगी कीमतें। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई का एक बार फिर तगड़ा झटका लगने वाला है। एक बार फिर सीएनजी और पाइप के रसोई गैस की कीमतों में अगले महीने इजाफा हो सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर में सरकार गैस की कीमतों में लगभग 10 से 11% की बढ़ोतरी कर सकती है। दोस्तों गैस के दाम में बढ़ोतरी से गाड़ी चलाना और खाना बनाना महंगा हो जाएगा, यानी एक बार फिर जनता पर दोहरी मार पड़ने वाली है। दरअसल दोस्तों नई डोमेस्टिक गैस पॉलिसी 2014 के तहत हर 6 महीने में नेचुरल गैस की कीमतें तय की जाती है। इसके अनुसार अब अगली समीक्षा 1 अक्टूबर को होगी। अक्टूबर के बाद अप्रैल 2022 में गैस की कीमतें तय होंगी। फिलहाल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स को अक्टूबर में कीमतों में 10 से 11% की बढ़ोतरी करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चलन के अनुसार अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 में एपीएम गैस की कीमत 5.93 अमेरिकी डॉलर प्रति MMBTQ और अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के दौरान 7.65 अमेरिकी डॉलर प्रति MMBTQ होने की आशा जताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में त्योहारों के बाद खुल जाएंगे 8वीं तक के स्कूल, डीडीएमए की बैठक में हुआ फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना के बाद लागू लॉकडाउन की वजह से बंद छोटे बच्चों के स्कूल अब खुलने जा रहे हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए ने बुधवार को एक बैठक में यह फैसला लिया कि त्योहारी मौसम के बाद निचली कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दी जाएगी। फिलहाल सिर्फ 8वीं से ऊपर की क्लास के बच्चों को स्कूल आने की इजाजत है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मौजूद सूत्रों ने बताया कि डीडीएमए ने कहा कि दिल्ली में कोविड की स्थिति अब काबू में है, लेकिन एहतियात जरूर बरतने चाहिए। सूत्रों ने कहा है कि बैठक के दौरान यह फैसले लिए गए हैं कि बाकी कक्षाओं के लिए स्कूल दिवाली के बाद खोले जाएंगे। डीडीएमए ने 1 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पंजाब में घमासान के बीच आया अरविंद केजरीवाल का बयान, कांग्रेस की बढ़ जाएगी टेंशन। जी हां दोस्तों, अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है और इसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब के दौरे पर हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ही पंजाब में ईमानदार सरकार देगी और आप ही पंजाब को स्थिर सरकार दे सकती है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब की राजनीतिक अस्थिरता दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। उन्होंने सरकार को गंदा तमाशा बना दिया है। अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को स्थिर सरकार दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को ऐसा सीएम फेस दूंगा जिस पर आपको गर्व होगा। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सलाह दी और कहा कि चन्नी साहब को कहना चाहता हूं कि 5 चीजों पर तुरंत कार्रवाई करें। केजरीवाल ने कहा कि उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दागी अफसर मंत्री लिए हैं, उनको तुरंत हटाएं। बरगाड़ी कांड को लेकर पंजाब की जनता नाराज है। मास्टरमाइंड की सजा नहीं हुई है। चन्नी साहब 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन की घुसपैठ पर लगाम नहीं। चीन के 100 सैनिकों ने पिछले महीने उत्तराखंड के पास बॉर्डर क्रॉस किया, पुल तोड़कर भागे। अब हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, सीमा विवाद को लेकर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ वह बातचीत से विवाद सुलझाने की बात करता है, दूसरी तरफ घुसपैठ करना नहीं छोड़ रहा है। ताजा घटनाक्रम उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर से लगे बॉर्डर की है, जहां चीन के 100 सैनिकों ने पिछले महीने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC क्रॉस की थी। यह जानकारी अब सामने आई है। न्यूज एजेंसी PTI के सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने 30 अगस्त को घुसपैठ की थी और 3 घंटे वहां रहने के बाद लौट गए। इसका जवाब देते हुए भारतीय जवानों ने भी पेट्रोलिंग की थी। हालांकि चीनी घुसपैठ के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घोड़ों पर आए चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसकर तोड़फोड़ की और लौटने से पहले एक पुल भी तोड़ दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बाराहोती वही इलाका है जिसमें चीन ने 1962 की जंग से पहले भी घुसपैठ की थी। उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में LAC को लेकर भारत और चीन में मतभेद के चलते छोटी मोटी घुसपैठ होती रहती है, लेकिन इस बार चीनी सैनिकों की संख्या चौंकाने वाली थी। चीन ने बाराहोती सेक्टर में LAC के पास निर्माण भी ढहा दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जगत गुरु परमहंस ने दी चेतावनी, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए नहीं तो ले लूंगा जल समाधि। जी हां दोस्तों, जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने केंद्र के सामने अजीबोगरीब मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर 2 अगस्त से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वो जल समाधि ले लेंगे। परमहंस महाराज ने केंद्र को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मैं मांग करता हूं कि भारत को 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, नहीं तो मैं सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को मुसलमान और ईसाइयों की नागरिकता को रद्द कर देना चाहिए। इससे पहले छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु ने वेद मंत्रों के साथ कफन पूजन भी किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, परमहंस महाराज लगातार ईसाइयों और मुसलमानों की नागरिकता को खत्म किए जाने की मांग कर रहे हैं। वह अन्य क्षेत्रों के संतों को भी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को कई हिंदू संगठन परमहंस के समर्थन में हिंदू सनातन धर्म संसद का आयोजन भी करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति। तो सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 21,94,56,000 को पार कर गया, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 45,47,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात करें तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना, कोलंबिया, स्पेन आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,37,16,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,47,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना उछला, चांदी में भी आई चमक, जानिए क्या है ताजा दाम। जी हाँ दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 264 रुपए की तेजी के साथ 45,123 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं
दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 362 रुपये चढ़कर 58,825 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1739 प्रति औंस जबकि चांदी $22.26 प्रति औंस पर सपाट रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल 2021 से बाहर, मुंबई इंडियंस ने नए खिलाड़ी को किया शामिल। जी हां दोस्तों, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर चोट के चलते आईपीएल 2021 से बाहर हो गए हैं। अर्जुन की जगह मुंबई इंडियंस ने तेज गेंदबाज सिमरजीत सिंह को स्क्वाड में शामिल किया है। सिमरजीत घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के लिए खेलते हैं। मुंबई इंडियंस ने विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुंबई इंडियंस ने अपने आईपीएल 2021 सीजन के शेष भाग के लिए चोटिल अर्जुन तेंदुलकर के स्थान पर सिमरजीत सिंह को शामिल किया है। दाएं हाथ के मध्यम तेज गति के गेंदबाज ने आईपीएल दिशा निर्देशों के अनुसार अनिवार्य क्वारंटीन पूरा करने के बाद टीम के साथ प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2021 की नीलामी में 20 लाख रुपए में खरीदा था। 21 साल के इस खिलाड़ी पर सभी की निगाहें बनी हुई थी, लेकिन वह इस सीजन में आईपीएल में एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए। अर्जुन ने इस साल मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में डेब्यू किया था। फिर अर्जुन ने MIG क्रिकेट क्लब से खेलते हुए 31 गेंदों पर नाबाद 77 रन भी बनाए थे। इसके साथ ही अर्जुन ने 3 विकेट भी झटके थे, लेकिन फिर भी उनको आईपीएल की टीम में जगह नहीं मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर निशाना, कहा वे लोगों के बीच के रिश्ते को तोड़ते हैं, जोड़ना मेरा काम है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे भारत के लोगों के बीच के संबंधों को तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वे कहते हैं कि भारत एक क्षेत्र है, हम कहते हैं कि भारत लोग हैं, रिश्ते हैं। यह हिंदू और मुस्लिम के बीच, हिंदू मुस्लिम और सिख के बीच, तमिल हिंदी उर्दू बंगाली के बीच का संबंध है। पीएम के साथ मेरी समस्या यही है कि वह इन रिश्तों को तोड़ रहे हैं। केरल के मल्लोपुरम में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर वह भारतीयों के बीच के संबंध तोड़ रहे हैं तो वह भारत के विचार पर हमला कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं। और जिस तरह वह भारतीयों के बीच के रिश्तों को तोड़ते हैं, उसी तरह भारत के लोगों के बीच सेतु का निर्माण करना मेरी प्रतिबद्धता, मेरा काम और मेरा कर्तव्य है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इनसाइडर ट्रेडिंग, सेबी ने इन्फोसिस और विप्रो के कर्मचारियों के ट्रेडिंग पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, देश के मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस और विप्रो के एक कर्मचारी के स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है। यह मामला इन्फोसिस में इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। सेबी ने जिन 2 लोगों पर पाबंदी लगाई है वो रमित चौधरी और केयूर मनियर है। 27 सितंबर को जारी अपने आदेश में सेबी ने कहा कि इन दोनों कर्मचारियों ने जुलाई 2020 में इन्फोसिस के वैनगार्ड डील के दौरान इनसाइडर ट्रेडिंग की थी। इन्फोसिस के रमित चौधरी कंपनी के सॉल्यूशन डिजाइन हेड थे और उन्हें वैनगार्ड डील के बारे में सीधी जानकारी थी। चौधरी के पास कुछ ऐसी जानकारियां थी जो सार्वजनिक नहीं थी, जिसके आधार पर रमित चौधरी ने इन्फोसिस के शेयरों में ट्रेडिंग की थी। चौधरी के लिक्विड इन प्रोफाइल के मुताबिक वह अप्रैल 2021 में इन्फोसिस से रिजाइन कर चुके हैं। सेबी के ऑर्डर के मुताबिक चौधरी विप्रो के कर्मचारी मनियर के संपर्क में थे। चौधरी ने उन्हें फोन पर इन्फोसिस की गुप्त जानकारियां साझा की थी। 14 जुलाई 2020 को डील के ऐलान से पहले मनियर ने शेयर खरीदे और डील का ऐलान होते ही बेचकर मुनाफा बना लिया। इस ट्रेडिंग में उन्हें 2.6 करोड़ रुपए का फायदा बनाया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व की सबसे बड़ी और ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।